A very good evening to all of you. My name is Akash Chaudhary from KC Classes. I hope आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई जोशों से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक नया बैच स्टार्ट किया था फॉर लोअर पीसीएस। तो उसी में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी और मॉडर्न हिस्ट्री का भी अगर फर्स्ट टॉपिक देखा जाए तो मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियन का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। आज उसी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, आज उसी का सेकंड लेक्चर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी की क्वेरीज है कि सर इसके फॉर्म कब आएंगे या फिर इसका पेपर कब होगा। तो अभी इसकी स्टूडेंट्स कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, लेकिन ऐसे मान के चलिए बाय द एंड ऑफ सितंबर या स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर तक इसके फॉर्म आने की चांसेस है और विद इन 3 to 4 मंथ मतलब जनवरी टू फेब के बीच में इसका पेपर हो जाएगा। तो हमने इसका सिलेबस भी आपसे डिस्कस किया था। तो ये 3 से 4 महीने हमारे लिए बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं। वो बहुत सारा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है इस वाले मतलब 3 से 4 महीने के स्पैन में। तो ये बहुत ही क्रूशल होने वाला है। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पोर्चुगीज के बारे में, जो पहली यूरोपियन पावर थी जो इंडिया में आए थे बाय सी। और उसमें भी अगर हम देख ले तो देखिए हमने सबसे पहले पोर्चुगीज के बारे में कंप्लीट किया था। और वास्को डी गामा पहला ऐसा आदमी था जो कहाँ से आया था, यूरोप से आया था बाय वॉयेज बाय सी से सबसे पहले आया था इंडिया में 1498 में। तो इसके बाद है डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स एंड फिर फ्रेंच। देखिए सबसे पहले ये मैंने एक कोड बनाया PDEDF, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले डच के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डच कहाँ के वासी होते हैं, क्या होता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था जो नीदरलैंड्स के वासी होते हैं उनको डच बोला जाता है, या नीदरलैंड बोल लो या हॉलैंड बोल लो, दोनों ही एक ही कंट्री के नाम है, नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, नीदरलैंड बोलो या हॉलैंड बोलो। तो इनकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1582 तक जो डच थे वो स्पेन के अधीन थे, मतलब स्पेन इन पे राज करता था। 1582 में इनको आज़ादी मिली। जैसे इनको आज़ादी मिली, अब आपको पता ही है जैसे भी कोई कंट्री या कोई इंसान को आज़ादी मिलती है तो सबसे पहले वो डेवलप्ड होने की कोशिश करता है। तो इन्होंने भी यही करा, इन्होंने डेवलपमेंट की तरफ गए और डेवलपमेंट की तरफ गए तो इन्होंने वहाँ का जो उस टाइम का जो सबसे मुनाफेदार बिजनेस था वो कौन सा था, साउथ ईस्ट एशिया से बिजनेस करना, मतलब इंडिया या इंडिया के आसपास आइलैंड से बिजनेस करना, वो भी सी वॉयेज से। तो इन्होंने अपना सी वॉयेज स्टार्ट किया और इंडिया से या इंडिया के आसपास के आइलैंड्स में बिजनेस करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। 1596 में एक प्राइवेट डच बंदा था जिसका नाम था हाउटमैन बोल लेंगे, हाउटमैन। ये एक आइलैंड में पहुंचा, उस आइलैंड का नाम था सुमात्रा आइलैंड्स एंड बंतम आइलैंड्स। ये दोनों आइलैंड्स कहां के हैं, इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, इंडोनेशिया के आइलैंड से। तो सबसे पहले ये यहाँ पे पहुंचा। अगर साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो डच बंदा जो सबसे पहले 1596 में हाउटमैन पहुंचा था। इसको आगे थोड़ा सा भी राइटिंग थोड़ा सा अलग लग रही है, लेकिन आगे जाके हम इसको देख लेंगे। तो 1596 में हाउटमैन पहुंचा सुमात्रा एंड बंतम आइलैंड्स में, जो इंडोनेशिया के आइलैंड है। और ये पहुंचा क्यों था, यहाँ की स्पाइसेस बहुत फेमस है। ये जो आइलैंड्स है ये फेमस ही किसके लिए, स्पाइसेस के लिए। इनको स्पाइसेस आइलैंड बोला जाता है। तो अगर आप डच का थोड़ा सा आइडियोलॉजी देखेंगे ना, जैसे कि आप पोर्चुगीज देख लेंगे या फिर फ्रेंच या फिर इंग्लिश देख लेंगे, डेन्स नहीं, अगर इन तीनों को देखोगे तो इनका यही था अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना। लेकिन डच का बिल्कुल भी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं थी। इनका बस एक ही काम था, इनको खाली बिजनेस ही करना था, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना था। तो मुनाफा कमाने के लिए सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, इन आइलैंड्स में। और इसके बाद में हाउटमैन इंडिया में भी आता है। तो ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने एक मैप आपको बताया है। तो ये मैप देखिए, जो ये ऑरेंज वाली आपको जगहें दिख रही है, ये सारी ऑरेंज वाली, इसको बोला जाता है मलाय आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आप देख रहे होंगे मल्टीपल आइलैंड्स है, इन सारे आइलैंड्स को ये बोला जाता है, ऑरेंज आइलैंड जितने भी है। और इनमें ही सब आइलैंड्स में किसका ट्रेडिंग राज था, ये डच का था। और डच यहाँ पे स्पाइसेस उगाया करते थे, ठीक है। तो ये आप मैप देख लीजिए, तो इसको मलाय आर्किपेलागो बोला जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले जो इंडिया में आया जिसकी स्पेलिंग मैं बता रहा था, तो कॉर्नलिस दे हाउटमैन,
सबसे पहले डचमैन था जो सुमात्रा और बंतम आइलैंड में पहुंचा। ठीक है, तो जब ये वहां से आया तो इसने जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ की गवर्नमेंट से मोनोपोली लेना स्टार्ट किया। और मोनोपोली जब ली कि मैं पूरे वर्ल्ड में चाहता हूँ डचमैन कि मैं पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहता हूँ एज अ डच रिप्रेजेंटेटिव, तो इसको जो वहाँ की कंट्री थी, जैसे कि जो वहाँ का हाउस था, लोअर हाउस और अपर हाउस, जैसे हमारे इंडिया में होता है लोकसभा और राज्यसभा, जैसे वहाँ पे हाउस था जिसका नाम था सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको बोला जाता है अर्नेस्ट कैमर और ट्वेडे कैमर। तो इन्होंने इनको आज्ञा दी कि पूरे वर्ल्ड में जाओ, आप रिप्रेजेंट करो नीदरलैंड को और बिजनेस करो, जो भी आपको बिजनेस करना है। तो इन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मार्च 1602 में, हाँ मार्च 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। और वो भी कहाँ पे हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म पुलिकैट में। पुलिकैट कहाँ पे पड़ता है? आपके लिए एक क्वेश्चन है। पुलिकैट लेक बहुत ही फेमस लेक है, वो 2 स्टेट्स की बाउंड्री के बीच में पड़ता है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप कमेंट में करिए। तो पुलिकैट में इन्होंने अपनी पहला फोर्ट बनाया जिसको बोलते हैं फोर्ट ऑफ गलडेरा। ठीक है, मैं एक बार हाँ, फोर्ट ऑफ गलडेरा इसको बोला जाता है। देखिए, फोर्ट ऑफ गलडेरा में इन्होंने पहला अपना सेटलमेंट बनाया। और इसी की इस डच ईस्ट इंडिया काउंसिल को एक नाम से और जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जेंटलमैन 17। जेंटलमैन 17 बोला जाता है। और इन्होंने 1690 में अपनी कैपिटल कहां से कहां शिफ्ट कर दी? पुलिकैट से अपना हेडक्वार्टर कहां पे शिफ्ट कर दिया? जो पुलिकैट, देखो आंसर आपका मिल गया जो आपको लिखना था, तमिलनाडु एंड एपी, आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर में है पुलिकैट है। तो पुलिकैट से अपनी कैपिटल कहां कर दिया? नागपट्टनम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक तो इनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या करा, बंतम आइलैंड्स या सुमात्रा आइलैंड्स में इन्होंने पोर्चुगीज के सेटलमेंट को उखाड़ फेंका और वहां पे इन्होंने लड़ाई भी करी। पोर्चुगीज के भी छोटे छोटे सेटलमेंट थे और इनका बहुत ज्यादा, इनका वहां पे मतलब मैं बोलूँ हेजेमनी या फिर उनका अधिकार बहुत ज्यादा हो गया कि इनका डच का, और डच का वहां पे राज अच्छा खासा चलने लगा। तो इसी को देखा देखी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लिश भी आते हैं। और इंग्लिश सबसे पहले कहाँ जाते हैं? उन्हीं आइलैंड्स में जाते हैं। और उन्हीं आइलैंड्स में जाके जैसे ही इंग्लिश जाते हैं, जो स्पाइसेस आइलैंड जो मैंने बताया था, बंतम आइलैंड से सुमात्रा आइलैंड्स में, और वहां पे इनकी लड़ाइयाँ होना स्टार्ट होती है। वो भी बिजनेस कर रहे थे और सिमिलरली आपको पता ही है कि इनको भी स्पाइसेस का बिजनेस करना था। और कभी भी कोई भी इंटरफेयर करेगा एक सेम बिजनेस में तो वहां पे लड़ाई होगी। जो पुराना बंदा होगा वो तो लड़ाई करेगा ही, वो एक एज में। तो पुराने बंदे यहाँ पे डच थे और डच की लड़ाई किससे होती है? इंग्लिश से। और वहां पे एक मैसेकर हो जाता है, वहां पे एक दुर्घटना हो जाती है और बहुत ही फेमस मैसेकर होते हैं जिसको बोलते हैं अबोयना मैसेकर, जो 1623 में हुआ था, जिसमें 21 इंग्लिशमैन टॉर्चर किए जाते हैं और मार दिए जाते हैं। और वहां से इंग्लिश खदाड़ दी जाती है, हटाई जाती है। तो मतलब जो स्पाइसेस आइलैंड है वहां पे इंग्लिश वहां से चली जाती है। लेकिन आप आगे जाके देखेंगे इंग्लिश का रिवेंज भी लेती है। अभी तो आपने देखा कि इंग्लिश को वहां से भगा दिया क्योंकि इंग्लिश में भी इतनी पावर नहीं है। धीरे धीरे वो इंडिया में आएगा और इंडिया में अपनी पावर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डच की ये कुछ फैक्ट्रीज थी। कहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज इन्होंने स्टैब्लिश की? तो इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी? मासूलीपट्टनम, मद्रास में 1605 में। दूसरी फैक्ट्री इनकी पुलिकैट, जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था, फोर्ट ऑफ गलडेरा, वहीं पे इनकी दूसरी फैक्ट्री थी जिनको 1610 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था। तीसरी फैक्ट्री इनकी सूरत में थी 1660 में। और लास्ट वाली फैक्ट्री इनकी कहाँ थी? चिनसोरा में, जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ी फैक्ट्री इनकी यहीं पे थी। ठीक है, तो इनकी फैक्ट्रीज है। इन्हीं फैक्ट्रीज में ये क्या करते थे? ट्रेड करते थे अलग अलग चीजों का। नील का ट्रेड करते थे, टेक्सटाइल का करते थे, कॉटन का करते थे। ठीक है, और स्पाइसेस का भी करते थे, फ्रूट, सब चीजों का यहाँ पे ये ट्रेड किया करते थे अलग अलग जगहों में। ठीक है, तो हाँ, अब मैंने बताया था, अब क्या है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश इनसे रिवेंज लेंगे। आप आगे जाके, अभी मैं इंग्लिश के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन इंग्लिश की इस टाइम तक पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1759 तक, 1759 तक जो डच थे, खाली डच का काम क्या था? बिजनेस करने आए थे। वो अपने सेटलमेंट तो यहाँ पे करने नहीं आए थे कि वो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करें। लेकिन इंग्लिश क्या थे? वो बिजनेस भी कर रहे थे और वो अपनी टेरिटरी भी एक्सपेंड कर रहे थे और वो यहाँ के किंग के साथ अपना टाई अप भी कर रहे थे। लेकिन इनको डच को खाली बिजनेस से ही लेना देना था। तो इंग्लिश की पावर भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इंग्लिश अब इनसे यहाँ पे बदला लेंगे और इंग्लिश क्या करेंगे? जिसको बैटल ऑफ बेदारा बोला जाता है या बैटल ऑफ हुगली बोला जाता है, और या बैटल ऑफ चिनसोरा भी बोला जाता है। चिनसोरा, ये क्वेश्चन आता है और बहुत बार आता है। ठीक है, ये किस किस के बीच में होता है? डच और इंग्लिश के बीच में होता है। और यही होता है एक फाइनलाइज बैटल, जिससे क्या होता है? डच को यहां से भगा दिया जाता है। और फिर एक ट्रीटी होती है जिसमें डच को बोला जाता है कि आप इंडिया में आके अपने जितने भी सेटलमेंट्स है हमें बेच दो। मतलब इंग्लिश उनकी सारी की सारी सेटलमेंट्स
खरीद लेते हैं और बोलते हैं हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे स्पाइसेस आइलैंड में। तो डच इंडिया से यहाँ से बाहर चले जाते हैं, डच की जितना भी चैप्टर है इंडिया में क्लोज हो जाता है और ये कहाँ चले जाते हैं बेटा, स्पाइसेस आइलैंड में, और वहीं पे हमेशा ये अपना मतलब बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं। अब ब्रिटिश यही एक ऐसी पावर है जिन्होंने इंडिया में 250 साल राज किया। अगर 250 साल इन्होंने राज किया तो इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ही अच्छी होगी, इनको पीछे से सपोर्ट होगा। तो यही सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने कैसे कैसे ये इंडिया में आए, ये कैसे डिफरेंट थे और यूरोपियन पावर से कि ये इंडिया में इतने टाइम तक सर्वाइव कर पाए। तो देखिए सबसे पहले जो इंडिया में आया इंग्लिशमैन, तो सबसे पहले 1585 में रैल्फ फिच आए, और वो कहां से आए बेटा, यूफ्रेट्स वैली से। ठीक है, यूफ्रेट्स वैली, एक यूफ्रेट्स रिवर है जो इराक की सबसे लंबी रिवर है, वहां से ये आए वैली से। और सबसे पहले ये किसके रीन में आए थे, इस टाइम 1585 में अकबर का रीन था, मतलब मुगल शासक एक अकबर आपने पढ़ा ही होगा, उनका रीन था और उनके टाइम में ये इंडिया में आए। उसके बाद 1599 में जॉन मिंडलहॉर आया, ट्रेडर, लंदन, और विजिट करा इंडिया में। तो जब पोर्चुगीज इंडिया में आए ना, और इंडिया में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया में एक होड़ सी मच गई थी कि इंडिया में आके ट्रेड करना है, कितना पैसा कैसा आ रहा है। तो धीरे धीरे जो बिजनेसमैन है ना, वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो वो सी रूट से इंडिया में आना स्टार्ट करा। तो जैसे कि इसी में सबसे पहले रैल्फ फिच आए। रैल्फ फिच ने देखा इंडिया में कैसा कैसा बिजनेस है। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले देखा जाता है ना साइट कैसी है, वहाँ पे आसपास कैसा इतना चल रहा है। तो यही थे जो साइट देखने आए थे। रैल्फ फिच आए और उन्होंने अकबर से आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कैसी कैसी साइट है, यहाँ पे कैसे कैसा बिजनेस चल रहा है। फिर इसके बाद जॉन मिल्डनहॉल आए, अ ट्रेडर फ्रॉम लंदन विजिट इंडिया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये वापस गए ना जॉन मिल्डनहॉल, तो इन्होंने बोला कि इंडिया में जो मार्केट है बहुत ही बड़ा है, उसका रॉ मटेरियल इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंडिया के जो स्पाइसेस बोल दिया जाए, ठीक है, या टेक्सटाइल या कॉटन बोल दिया जाए, या नील बोल दिया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम आगे जाके इसको बेच भी सकते हैं और बहुत प्रॉफिट होएगा। तो इसके लिए आपको पता है जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक कैसी कंट्री, एक मोनार्की कंट्री जहाँ पे राजा रानी का वास होता है। तो उस टाइम भी एक रानी का वास था जिसका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। तो एलिजाबेथ फर्स्ट से ये चार्टर ले लेते हैं, ये आज्ञा लेते हैं 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट से ये आज्ञा लेते हैं कि हमें इंडिया में जाके बिजनेस करना है, या इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड में जाके बिजनेस करना है। तो एलिजाबेथ इनको आज्ञा भी दे देती है और 15 साल की मोनोपोली देती है कि 15 साल तक आपको आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करोगे, आपकी तरफ से कोई और नहीं जाएगा, आप ही करोगे रिप्रेजेंट। तो इसको 15 साल के इनको एक ये बोल जाए मोनोपोली भी मिल जाती है। तो द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये इनका नाम होता है। यही कंपनी आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाएगी, जो हम आगे बहुत बार पढ़ेंगे। आप लोगों ने भी बचपन में बहुत बार ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो हाँ, तो मोनोपोली वॉज फॉर्म थ्रू अ चार्टर ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इनको एक चार्टर देती है कि आप जाइए 15 साल की मोनोपोली आप करिए और आपको जितना बिजनेस इंडिया में करना है या फिर इंडिया के आसपास आइलैंड्स में करना है आप करिए। इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निक नेम क्या था, जॉन कैंप। ये क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्लाइड्स के सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। एक मिनट मैं फिर भी कर लेता हूँ। जॉन कैंप। अब जब ब्रिटेन इंडिया में आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पावर में बोलूंगा स्टैब्लिश हो चुकी थी, पोर्चुगीज। और पोर्चुगीज को कहीं ना कहीं ये डर था कि हमारा बिजनेस ना हड़प ले या हमारी पावर ना हड़प ले, तो ये इनका आना रोकते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, ये मुगल्स जितने भी शासक थे उनको प्रेशराइज करते थे कि आप इनसे डील मत करिए। तो मुगल्स, आपको पता है मुगल्स उस टाइम थोड़ी पोर्चुगीज की पावर थोड़ी बढ़ गई थी, तो मुगल्स इनकी बातें भी माना करते थे पोर्चुगीज की, और ये किसी और पावर को आने नहीं देते थे। ठीक है, तो इसी होड़ में जो सेकंड बंदा इंडिया में आता है या फिर थर्ड बंदा इंडिया में आता है वो आता है जॉन विलियम हॉकिंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो विलियम हॉकिंस सबसे पहले जब आते हैं, इनको जेम्स वन, उस टाइम एलिजाबेथ नहीं होती, जेम्स वन इनको मोनोपोली दे देते और बोलते हैं ये जिंदगी भर की लाइफ टाइम की मोनोपोली है, आप जब तक भी जाएंगे जब तक आप ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के नाम से बिजनेस कर सकती है। तो ये 1608 में पहुंचते हैं और उस टाइम जो दरबार का जो मुगल किंग था कौन था, जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में ये पहुंचते हैं और जहांगीर के दरबार में ये सबसे पहले यही डिमांड करते हैं कि हमें एक कंपनी बनानी है, और कंपनी कहाँ बनानी है, हमें सूरत में कंपनी बनानी है, ट्रेडिंग सेंटर बनाना है।
तो जहांगीर इनको मना कर देता है, लेकिन ऑल दो जहांगीर इनसे बहुत इंप्रेस होता है। इंप्रेस क्यों होता है? जो विलियम हॉकिंस होते हैं, विलियम हॉकिंस को इनकी जो लोकल भाषा होती है पर्शियन, उसके बहुत ही अच्छे ज्ञाता होते हैं, तो पर्शियन में इनसे बात करते हैं और जहांगीर इसी बात से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। तो जहांगीर इनको टाइटल भी देते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, इंग्लिश खान। क्या टाइटल देते हैं? इंग्लिश खान, ये टाइटल देते हैं विलियम हॉकिंस को। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये 1608 से 1611 तक ये इंडिया के मतलब जहांगीर के कोर्ट में रहते हैं और कोर्ट में रह के ये जहांगीर के बहुत ही प्रिय बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक जहांगीर इसको फरमान क्यों नहीं देता था? जहांगीर को डर था कहीं ना कहीं पोर्चुगीज इनसे मतलब पोर्चुगीज और उनके बीच में लड़ाई ना हो जाए और कोई ना कोई मतलब डिसबैलेंस ना हो जाए, इसलिए वो क्या करता था, इनको फरमान नहीं देता था, क्योंकि वो पोर्चुगीज से डरता था। क्योंकि जहांगीर को पता था पोर्चुगीज नेवल बहुत मतलब जो उसकी नेवी है बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन आगे जाके भ्रम टूट जाएगा जहांगीर का भी, क्योंकि आगे जाके एक नेवल बैटल होता है, कहां पे? सूरत में, जिसको बोलता है बैटल ऑफ सुवाली, गुजरात के पास ही होता है बैटल ऑफ सुवाली, और जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज को हरा देती है। 1612 में होता है और ये जहांगीर को बहुत अट्रैक्ट करता है ये बात कि जिसको बहुत ही स्ट्रांग समझता था सी में, उनको भी कौन हरा देता है? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश को पहले वो हल्का ही समझता है, लेकिन बाद में जब उन्हें लगता है कि ब्रिटिशर्स ने किनको हरा दिया है? पोर्चुगीज को हरा दिया, वो भी कहां पे? नेवी में, जो बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम। तो ये उससे इंप्रेस होके अब उसको पहला जो ट्रेडिंग सेंटर वो मांग रहे थे सूरत, उनको सूरत दे देता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, तो अब ब्रिटिशर्स को इंडिया में फैक्ट्रीज बनाने की अनुमति धीरे धीरे मिलती जा रही है। जैसे ये फैक्ट्री बनाते जाएंगे तो आप देखेंगे पोर्चुगीज की फैक्ट्री कम होती जाएगी और पोर्चुगीज की फैक्ट्री तो छोड़ी, पोर्चुगीज की पावर भी थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी। तो पहले जो फैक्ट्री इन्होंने बनाई, पहली फैक्ट्री इन्होंने मासूलीपट्टनम में 1616 में बनाई, फिर सूरत, जिनकी वो ले रहे थे, सूरत में, गुजरात में, फिर बालासोर उड़ीसा, फिर पोर्ट सेंट जॉर्ज और 1639, फिर हुगली में लास्ट में इन्होंने फैक्ट्री बनाई, जो इनकी मेन फैक्ट्रीज तो इन्होंने बहुत सारी बनाई, लेकिन इनकी मेन फैक्ट्रीज यही फैक्ट्रीज थी जो इंडिया में इन्होंने एस्टैब्लिश करी ब्रिटिश ने। तो एक बंदा था जिसका नाम था, ब्रिटिश बिजनेसमैन था जिसका नाम था जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक क्या करता है? जॉब चार्नोक एक बंगाल का एक हिस्सा लेता है जिसका नाम होता है सूता नदी। क्या नाम होता है बेटा? सूता नदी। सूता नदी। फिर सूता नदी के बाद वो एक गोविंदपुर एक जगह होती है, उसको भी ले लेता है, उसको भी वहां के जो लोकल ट्रेडर्स होता है उससे खरीद लेता है। और लास्ट में एक और जगह होती है कालीकाता। ये तीनों जगह ये ले लेता है और इस तीनों जगह को एक ही जगह में मिला लेता है और उसी जगह को आज मॉडर्न डे में क्या बोला जाता है? कोलकाता। कोलकाता। अगर ये भी क्वेश्चन आता है फाउंडर ऑफ कोलकाता कौन है, तो फाउंडर ऑफ कोलकाता ये जॉब चार्नोक है और ये सारा कोलकाता ये आगे जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देता है। ठीक है, तो ये देखिए आगे ये इन 1690 एक फैक्ट्री सेटअप करता है वो, एस्टैब्लिश बाय जॉब चार्नोक एट सूतानदी। ठीक है, एक फैक्ट्री ये एस्टैब्लिश करता है सूतानदी में। ठीक है, फिर उसके बाद ये जमींदारी ले लेता है, सूतानदी की जमींदारी के साथ किसकी ले लेता है? कैलिकता की, और फिर कहाँ के लेते हैं? गोविंदपुर। और इसको सबको मिला के कंबाइन करके ये क्या बना देता है? कोलकाता। यही मैंने आपको भी बताया, कोलकाता बना लेता है। और अगर बोला जाए फाउंडर ऑफ कोलकाता कौन है, तो यही जॉब चार्नोक फाउंडर ऑफ कोलकाता कहलाया जाता है। ठीक है, तो जो ये सूतानदी की फैक्ट्री है, सूतानदी की फैक्ट्री में ये एक बहुत मतलब मेन एक फोर्ट बनाते हैं जिसको बोला जाता है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, और 1700 में फोर्ट विलियम बनाया जाता है। और यही फोर्ट विलियम ऐसा था बेटा, जैसे कि आज के टाइम में स्टूडेंट्स, आपको पता है ना सिविल सर्वेंट की जो सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग होती है, आप सभी को पता है कहाँ पे होती है? लबासना, मसूरी में। तो वैसे ही वहाँ उस टाइम की जो सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग होती थी वो कहाँ पे होती थी? फोर्ट विलियम में। ठीक है, जो कि सूतानदी का एक फोर्ट था। ठीक है, और इसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो था चार्ल्स आयरे, पहला प्रेसिडेंट, और जो फोर्ट विलियम का था। ये क्वेश्चन बहुत आता है
क्वेश्चन इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक 1700 में सूता नदी की पहली फैक्ट्री कब बनी थी, तो पहली फैक्ट्री फोर्ट विलियम बनी थी जो कि बनी थी 1700 में, ठीक है। फाउंडर ऑफ कोलकाता कौन है, जॉब चार्नोव है। और थर्ड इसमें क्वेश्चन बन जाता है सर चार्ल्स आयरे कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ अगर बोला जाए कि ब्रिटेन, भाई आपने देखा होगा कि 250 साल खाली ब्रिटेन ने इंडिया में राज करा, तो ऐसा क्या था खाली ब्रिटेन ने राज किया और किसी लोगों ने इंडिया में राज नहीं करा, मतलब पोर्चुगीज भी असमर्थ रहे, वहां पे आप आगे जाके देखेंगे फ्रेंच भी असमर्थ रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे डच एंड डेन्स भी असमर्थ रहे। तो ऐसा क्या था कि इन्होंने ही करा। तो सबसे पहली बात क्या थी, जो ब्रिटेन के जितने भी ब्रिटेन के अधिकारी आते थे या फिर ब्रिटेन के जो भी गवर्नर आते थे, वो बहुत ही मैनिपुलेटिव होते थे। वो राजाओं के दिमाग के साथ खेलते थे, उनको अपना दोस्त बनाते थे बहुत ही मतलब अच्छी बातों से, और फिर बाद में वो अपने धीरे धीरे करके रंग दिखाना स्टार्ट करते थे। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, आपने मुगल्स के बारे में पढ़ा होगा, और मुगल्स के बारे में जहाँ तक हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप औरंगजेब के तक पढ़ते होंगे कि बाबर टू औरंगजेब, लेकिन जैसे बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब तक पढ़ते होंगे। लेकिन इसके बाद आपको ये नहीं पता होगा एक फारूक शियार, एक मुगल शासक हुआ करते थे। ये जो फेमस थे, ये फेमस अपने मतलब इनफेमस होने के लिए, इनफेमस आपको पता है क्या होता है, जो भी अपने गलत काम के लिए फेमस होता है, तो ऐसे ये भी एक मुगल शासक थे जो अपने गलत काम के लिए फेमस होते हैं। इन्होंने सबसे बड़ा चीज क्या करी थी, इन्होंने एक रॉयल फरमान दे दिया था किनको, अंग्रेजों को, मतलब ब्रिटिशर्स को। क्या बोलते हैं इसको, शाही फरमान या रॉयल फरमान। और यही एक ऐसा फरमान है जिससे ये बोला जाता है कि इंडिया में जो ब्रिटेन का शासन हुआ, इसी रॉयल फरमान की वजह से उन्होंने शासन करना इंडिया में स्टार्ट करा, और ज्यादा आगे उन्होंने अपने जो पाव थे और मजबूत कर लिए। तो इस रॉयल फरमान में था क्या, इसको पहली बार बोला था मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स। मैग्ना कार्टा मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से उनको मतलब हिस्ट्री चेंज हुई है। तो हिस्ट्री अगर बोला जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉयल फरमान ऑफ फारूक शियार, जो उन्होंने 1717 में लाए थे, ठीक है। और तो इसमें इस रॉयल फरमान के अंदर क्या क्या चीजें थी, इसमें चार चीजें थी। सबसे पहले तो क्या था, ब्रिटिशर्स के लिए नो एडिशन कस्टम टैक्स था, ठीक है। और कंपनी वॉज अलाउड टू इशू दस्तक, ठीक है। तो पहले ये दो पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला टॉपिक क्या था, पहला क्या था कि जो भी व्यापार ब्रिटिशर्स करेंगे, आपको पता है इंडिया उस टाइम बहुत बड़ा था और इंडिया में अलग अलग कंट्रीज से व्यापार किया जाता था। पोर्चुगीज भी कुछ थे, डच भी थे, डेन्स भी थे, चाइनीज भी होंगे, ठीक है, श्रीलंकन्स भी होंगे, और ऐसी साउथ ईस्ट एशिया के भी होंगे। तो इनको एक ये बोल दिया गया था कि आपको कस्टम टैक्स नहीं देना, इस फरमान के अंडर में ये था। तो ये क्या करते थे, टैक्स नहीं देते थे जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे। दूसरी बात क्या करते थे, द कंपनी वॉज अलाउड टू इशू दस्तक। दस्तक क्या होता है, दस्तक एक साइन होता है, जैसे आज के टाइम में भी बोला जाए दस्तक साइन। तो उस टाइम दस्तक क्या होता था, एक स्टैंप होता था। ये क्या करते थे, अपने सामान के अंदर एक स्टैंप लगा देते थे। जैसे कि मान लो इनका कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला सामान होता था, तो उस सामान में स्टैंप लगा देते, और वो स्टैंप से क्या होता था, इनका जो सामान होता था वो फ्री में चले जाता था विदाउट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी के, ठीक है। तो इन्होंने इसको, ये दस्तक को आगे जाके मिसयूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे अभी। और सूरत का एक सेंटर था जिसमें इन्होंने क्या कहा था, पूरे का पूरा ड्यूटीज ही हटा देते कि आप इसमें से कोई भी टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। द कंपनी वॉज गिवन अथॉरिटी टू मिंट कॉइन, ठीक है। और कंपनी को ऐसी अथॉरिटी दी गई कि तुम अपने सिक्के भी चला लो। आप देखो कितनी मूर्खता थी इसमें, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, चाहे कोई भी हो, कभी भी कोई अपने सिक्के छापने की आज़ादी किसी को नहीं देता। तो इसने अपने सिक्के छापने की आज़ादी भी दे दी, और कंपनी क्या करती थी, उस सिक्कों को छापती थी और उसका मिसयूज भी करती थी। तो दस्तक का मिसयूज कैसे होता था, सपोज करो एक सामान है, ये एक है, और ये ऑर्डर है डच का, और डच को इसमें ड्यूटी देनी है 200 रुपये। तो कंपनी डच वालों को बोलते थे कि आप एक काम करिए, हमारे दस्तक को यूज करिए, आपको इसमें ड्यूटी खाली 100 रुपये देनी पड़ेगी, ठीक है। एक्चुअल में तो इनको ड्यूटी फ्री हो जाएगा, क्योंकि इनका दस्तक क्या हो गया, ड्यूटी फ्री हो गया। और ये 100 रुपये किसके खजाने में चल जाता था, ब्रिटिश के खजाने में, और राजा के पास ड्यूटी चली ही नहीं जाती थी। राजा के पास जितना भी खजाना था राजा का खाली होता जाता था। आपको पता है आज भी हमारी कंट्री चलती है किससे चलती है, टैक्सेस से। तो उस टाइम भी जो पूरा शासन चलता था टैक्सेस से चलता था। तो यहाँ पे देखिए उन पे टैक्स आना खत्म ही हो जाएगा, दस्तक से टैक्स आना खत्म ही हो जाएगा। ये जो 200 के 200
अब डच को यहाँ पे 100 रुपए का फायदा हो रहा था और वहां पे ब्रिटेन को भी 100 रुपए का फायदा हो रहा था, लेकिन राजा का खजाने में तो कुछ नहीं आ रहा था। राजा का खजाना क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो राजा यहाँ पे बहुत ही लॉस मारा था। आगे जाके ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा कि जो ब्रिटिशर्स का जितने भी फाइनेंशियल पावर इंडिया में बढ़ेगी वो इसी की वजह से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दस्तक को बहुत ही मिसयूज करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो यही था रॉयल फरमान। अब इसके बाद है डैनिश। तो मैंने आपको बताया था डैनिश कहाँ के लोग हैं? डेनमार्क के लोग हैं। ठीक है, और ये डेनमार्क के लोगों को डैनिश बोला जाता है। इनके बारे में आप ज्यादा आगे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ करा ही नहीं। ये भी एक बिल्कुल डच की तरह ही थे। इन्होंने भी अपना सेटलमेंट कभी इन्होंने इंडिया में ऐसा कुछ करा नहीं। इनका मेन काम यही था कि इन्हें अपने ट्रेडिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, पैसा कमाना है। तो इन्होंने अलग अलग जगह जितनी भी सेटलमेंट थी लास्ट में, इन्होंने जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत सेटलमेंट करी थी, ये इंग्लैंड को बेच के चले जाएंगे। तो यही था, द पीपल ऑफ डेनमार्क वर नोन एज डेनिश। इनको डेनिश बोला जाता है। इनकी जो पहली फैक्ट्री बनी थी, इनकी पहली ट्रेडिंग सेंटर जो बना था, इनका ट्रेवनकोर में बना था, जिसको ट्रैंक्यूबार बोलते हैं। और 1676 में इन्होंने बंगाल में भी एक सूरमपुर एक जगह पड़ती है सीरमपुर, यहाँ पे इन्होंने अपनी दूसरा जो सेटलमेंट था वो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। जो सीरमपुर था इनका हेडक्वार्टर था। दो दे फेल टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ इन इंडिया। इंडिया में इनको मैंने आपको डिस्कस किया, इंडिया में इनका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं था कि ये जो डेन्स थे इंडिया में, इन्होंने अपना कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं करा। खाली बिजनेस एक पावर थी और बिजनेस करने ही आए थे और बिजनेस करके चले गए। फाइनली इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी दे सोल्ड। इनके जितने भी सेटलमेंट थे इन्होंने ब्रिटिश को सोल्ड कर दिए 1845 में, और बैक टू देयर कंट्री, और कंट्री में चले गए। इन्होंने इसके साथ सीरमपुर में इन्होंने एक प्रेस बनाई थी, मिशन प्रेस, जिसमें ये मतलब एक प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसमें चीज़ें प्रेस मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें ये बुक्स वगैरह मतलब छापते थे। और उसके साथ ये करी किसने थी? डेनिश मिशनरीज इन 1799 AD में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये आगे लास्ट, अब हम पे जो लास्ट यूरोपियन पावर थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश। ये इंपॉर्टेंट पावर मैंने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि ये ब्रिटिश के बाद एक ऐसी पावर है जो इंडिया में सबसे ज्यादा रही। हो सकता है ब्रिटिश की जगह फ्रेंच हो सकता है कि 250 साल इंडिया में कब्जा कर लेते। इनके जो गवर्नर इंडिया में आए थे वो भी बहुत स्ट्रांग थे। आगे जाके आप सारी वॉर भी पढ़ेंगे, इनके और ब्रिटिश के बीच में बहुत सारी वॉर हुई। ठीक है, जिसको कार्नाटिक वॉर भी कहा जाता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने बोला हो सकता है, मैंने ये क्यों नहीं बोला हो गया? क्यों? क्योंकि आप ऐसा देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो उनकी क्वीन ने उनको खुली आज़ादी दी थी कि आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, पीछे से आपको बैक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वहां अगर ये देखा जाए, फ्रेंच जो आए थे बेटा, फ्रेंच सबसे पहले फॉर्म हुई थी 1664 में कॉलबर्ट। ठीक है, एक मिनिस्टर था लुइस 14। फ्रांस भी एक मोनार्की कंट्री है जहां पे राजा रानी का वास होता है, और वहां का जो राजा था लुइस 14, लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3 ऐसी चलती थी यहाँ की डायनेस्टी। तो लुइस 14 उस टाइम था। ठीक है, अब इनका कहना क्या था लुइस डायनेस्टी वालों का कि आप जाइए, आप खाली बिजनेस करिए, आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मुझे दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, जो इनके जितने भी गवर्नर आते हैं इंडिया में, तो उनका कहीं ना कहीं आगे जाके वॉर होती है किससे? इंग्लिश से। ठीक है, और इनका एक बहुत ही फेमस गवर्नर था डुप्लेक्स। आप डुप्लेक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस। और ये बहुत सारी वॉर इनको जिताएगा भी, लेकिन तभी भी इसको वापस बुला दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी ये वॉर लड़ता है, जब भी आपको पता ही है, जब भी वॉर होगी तो वॉर में क्या होगा, बहुत सारा मनी लगेगा, और इससे ये नाखुश हो जाता है। लुइस को चाहिए था ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, और वो सारा मुनाफा वो खुद ही लेना चाहता है। तो आप आगे जाके देखेंगे फ्रेंच जो फ्रेंच जो किंग था, किंग आगे जाके इसको डुप्लेक्स को वापस भी बुला लेगा, और आगे फिर जो फ्रेंच का जितना भी यहाँ पे पावर है वो खत्म हो जाएगी। तो अराइवल ऑफ डुप्लेक्स एज अ फ्रेंच गवर्नर इन 1742, ठीक है, एज अ बिगिनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ठीक है, तो एंग्लो फ्रेंच मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच की लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगी, और कब होगी? 1742 में। ऐसी 3 वॉर होगी आगे जाके, जिसको बोला जाएगा कार्नाटिक वॉर। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने भी अपनी अलग अलग फैक्ट्री बनाई थी, और नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इनकी बनी थी। लेकिन क्या हुआ, इनकी एक ही फैक्ट्री लास्ट तक इंडिया में 1954 तक इंडिया में रही, वो भी कहाँ पे? चंदन नगर, बंगाल में। ठीक है, बाकी सारी की सारी फैक्ट्री कौन ले लेता है? इंग्लैंड वाले इनसे ले लेता है। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे हम इसके आगे अब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ठीक है।